हेलो। हेलो एवरीवन। हाँ जी। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, राम राम, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल सभी को भाई। तो यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की बुक रीडिंग के इस चैप्टर नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद, नमस्ते सभी को। उम्मीद करता हूँ पहली 2 क्लास आपको ठीक से समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट है तो आप ग्रुप में ऐड हो, ग्रुप में ही भेज सकते हो कि सर मुझे ये डाउट है, ताकि मैं उसको अगली क्लास में कवर कर सकूँ। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं तो हम कहाँ पर पहुँच जाते हैं मेरे भाई। हम पहुंच गए थे आपके बुलियन अलजेब्रा की प्रॉपर्टी जो है हमने पढ़ ली थी। ड्यूअल फंक्शन पे हम आए हुए थे, ड्यूअल फंक्शंस के ऊपर आए हुए थे। ड्यूअल ऑपरेशन, ड्यूअल ऑपरेशन कुछ भी नहीं है। कई बार सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका ड्यूअल ऑपरेशन क्या होगा। ये क्या है, सिर्फ और को एंड में बदलना है, एंड को और में बदलना है, जीरो को वन में, वन को जीरो में बदलना है, और नन एल्स, और आपने कोई भी बदलाव नहीं करना है। जैसे ए है, ए यूं का यूं रहेगा, चाहे कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट रहेगा, और नॉन कॉम्प्लीमेंट है तो नॉन कॉम्प्लीमेंट रहेगा। प्लस को हमने किस में बदलना है, जीरो में बदलना है, और वन को किस में बदलना है, प्लस को हमने डॉट में बदलना है, वन को किस में बदलना है, जीरो में बदलना है। यानी कि और ऑपरेशन को तो हमने एंड में बदल दिया है, एंड वाइस वर्सा, और वन ऑपरेशन, वन को हमने जीरो में बदल दिया है। तो इसका जो ड्यूल होगा, का ड्यूल ऑपरेशन जो होगा वो ये होगा भाई। ठीक है ना। ड्यूल ऑपरेशन कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट दे करके कि इसका ड्यूल ऑपरेशन जो है वो क्या होगा। ठीक। अब आ जाते हैं मैक्स टर्म और मीन टर्म पर। मैक्स टर्म और मीन टर्म पर आ जाते हैं। बूलियन फंक्शन के अंदर एक बाइनरी चर यानी कि वेरिएबल किसी भी रूप में हो सकता है। बाइनरी वेरिएबल हो सकता है कोई भी, ए बी सी डी। वो जनरल हो सकता है या कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, यानी कि या तो ये यूं हो सकता है या तो फिर ये यूं हो सकता है, या तो जनरल हो सकता है सामान्य, या फिर कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में हो सकता है। प्रत्येक वेरिएबल यानी कि चर का उपयोग एंड ऑपरेटर द्वारा, एंड ऑपरेटर किसी भी रूप में दिखाई दे सकता है। प्रत्येक चर का उपयोग में, प्रत्येक वेरिएबल का जो उपयोग करेंगे एंड ऑपरेटर किसी भी रूप में दिखाई दे सकता है। इन दो चर के संयोजन यानी कॉम्बिनेशन के 4 संभावित तरीके होंगे दो में, यानी कि ए बी है, इसके 4 संभावित तरीके बनेंगे। यानी कि एंड ऑपरेशन इस तरीके से हो सकता है, इसमें ए बार बी बार हो सकता है, ये ए बार बी हो सकता है, या बी बार ए हो सकता है, या ए और बी हो सकता है। तो 4 संभावित जो है इसके तरीके बनेंगे भाई। इसी तरह अगर हम इन्हें और ऑपरेटर का उपयोग करके जोड़ते हैं तो फिर से 4 संभावित तरीके बनेंगे। अगर और ऑपरेटर से जोड़ेंगे तो भी ऐसे ही बनेगा, यानी कि बी बार प्लस ए बार बनेगा, या तो फिर बी प्लस ए बार बनेगा, बी बार प्लस ए बनेगा, या तो फिर बी प्लस ए बार बनेगा, या तो फिर बी प्लस ए बनेगा। उल्टा लिख दिया मैंने, ए प्लस बी लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। ठीक है ना। क्लियर हुई बात सभी को। तो देखिए मीन टर्म में क्या होता है, मीन टर्म के अंदर क्या होता है, मीन टर्म के अंदर एंड ऑपरेटर का उपयोग करने वाले शब्द को एक छोटा या बेसिक प्रोडक्ट वर्ड कहा जाता है। एंड ऑपरेटर का प्रयोग करेंगे तो प्रोडक्ट वर्ड कहा जाएगा, इसके लिए प्रोडक्ट टर्म है ये। एक मीन टर्म एंड शब्द से प्राप्त होता है, एंड से प्राप्त होगी मीन टर्म। इससे क्या प्राप्त होगी, मीन टर्म प्राप्त होगी इससे, एंड ऑपरेशन से। प्रत्येक वेरिएबल को पूरक किया जाता है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट किया जाता है यदि वो जीरो है तो, और पूरक लिखा, जो जीरो है तो पूरक लिखा जाएगा। प्रत्येक वेरिएबल को पूरक किया जाता है यदि बाइनरी संख्या जीरो है तो। ठीक है ना। यदि बिट वन है तो सामान्य लिखा जाएगा, बिट वन है तो क्या लिखा जाएगा, सामान्य लिखा जाएगा। यानी कि ए अगर जीरो है तो इसे तो नॉर्मल लिखा जाएगा, यानी कि जब इसकी मीन टर्म बनेगी तो ए को क्या लिखा जाएगा, जी ए को कॉम्प्लीमेंटेड नहीं, कॉम्प्लीमेंट लिखा जाएगा। ए जीरो है तो, वन है तो ए को सिंपल लिखा जाएगा। ऐसे ही बी में है, बी अगर जीरो है तो उसे कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिखा जाएगा, बी अगर वन है तो उसे सिंपल फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से कराइए। नेक्स्ट देखो मीन टर्म, ये देख लो इसकी मीन टर्म है जो है, ए बी सी 3 वेरिएबल हैं, इनका मीन टर्म देख लो। ये भी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है, यानी कि ये बनेगा ए बार, ये बनेगा बी बार, ये बनेगा सी बार, ये बनेगा ए बार, ये बनेगा बी बार, ये बनेगा सी, सी है तो नॉर्मल, यानी कि वन है तो नॉर्मल। ये बनेगा ए बार, ये बनेगा बी, ये बनेगा सी बार, ये बनेगा ए बार, ये बनेगा बी, ये बनेगा सी, ये बनेगा ए, ये बनेगा बी बार, ये बनेगा सी बार। ठीक है ना। ये बनेगा ए, ये बनेगा बी बार, ये बनेगा सी, ये बनेगा ए, ये बनेगा बी, ये बनेगा सी बार, और ये तीनों बनेंगे ए बी सी।
तो ये मीन टर्म बनेगी जैसे इसमें बना रखी है। इनको अगर एंड ऑपरेशन से लगाएंगे तो यहाँ पर ये सारी की सारी मीन टर्म आ जाएंगी। और मीन टर्म को जो है हम किससे दर्शाते हैं, स्मॉल m से दर्शाते हैं। ये m0 की मीन टर्म है, ये m1 की मीन टर्म है, ये m2 की मीन टर्म है। यानी कि बाइनरी के अंदर ये क्या होता है, बाइनरी के अंदर इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 इसकी कितनी होती है, 1 इसकी कितनी होती है, 2 इसकी कितनी होती है, 3 इसकी कितनी होती है, 4 इसकी कितनी होती है, 5 इसकी वैल्यू कितनी होती है बाइनरी में, 6 इसकी वैल्यू 7 होती है, 0 to 7 होती है। ठीक, मैक्स टर्म इसी तरीके से, इसी प्रकार या शर्तों को अधिकतम या बेसिक सम वर्ड यानी कि बेसिक सम वर्ड कहा जाता है। यदि बाइनरी बिट 1 है तो चर पूरक है। बाइनरी बिट अगर 1 है, इसके अंदर उल्टा हो गया, बाइनरी बिट अगर 1 है यानी कि a अगर 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा a का कॉम्प्लीमेंट। 0 है यानी कि अगर ये 0 है तो सामान्य हो जाएगा। b अगर मान लीजिए 0 है तो फिर तो सामान्य रहेगा, 1 है तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और इनके बीच में क्या आएगा, इनके बीच में प्लस का निशान आएगा। इनके बीच में किस आए, क्या निशान आएगा, प्लस का निशान आएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, मैक्स टर्म है मेरे भाई। क्या है ये, मैक्स टर्म है भाई। मैक्स टर्म को कैपिटल M से दर्शाते हैं, किससे, कैपिटल M से दर्शाते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्या होगा, A होगा, यहाँ क्या होगा, B, यहाँ क्या होगा, C, इन तीनों के बीच में प्लस का निशान होगा। ये और ऑपरेशन प्रयोग होता है मैक्स टर्म के अंदर। मीन टर्म के अंदर एंड ऑपरेशन और मैक्स टर्म के अंदर क्या होता है, और ऑपरेशन होता है। तो यहाँ देख लीजिए a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए a प्लस बी प्लस सी बार हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए a बी बार प्लस सी हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए a बी बार प्लस सी बार हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए a बार बी सी हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए a बार बी सी बार हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए a बार बी बार सी हो जाएगा। और यहाँ देख लीजिए a बार बी बार सी बार हो जाएगा। ठीक है ना, और कैपिटल M से जो है इसको दर्शाया जाएगा। क्लियर है बात सभी को। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। मैक्स टर्म मीन टर्म दोनों इकट्ठी दिखा रखी हैं, इसके अंदर दर्शा रखी हैं। तो आप देखोगे तो ये तो इसके इक्विवेलेंट होती है, इसके इक्विवेलेंट होती है ये। और ये वाला जो होता है ये इसके बराबर होता है, ये वाला जो होता है ये इसके बराबर होता है। ठीक है ना, और ये वाला जो होता है ये इसके बराबर होता है। और ये वाला जो होता है ये इसके बराबर होता है। ये वाली जो होती है ए बी बार सी ये इसके बराबर होती है। ये वाली जो होती है ये इसके बराबर होती है, 2 के बराबर, ये 1 के बराबर। और ये वाली जो होती है 0 के बराबर होती है। देखोगे तो मतलब सारे आपस में मिलते हैं। ठीक है ना, यानी कि ऊपर से नीचे है, मतलब ये वाला जो है इसका 0 है तो इसका 7 है। मीन टर्म का 0 है तो इसका 7 है। मीन टर्म का 1 है तो इसका 6 है। मीन टर्म का 2 है तो इसका 5 है। मीन टर्म का 3 है तो इसका 4 है। ठीक है ना, और मीन टर्म का 4 है तो इसका 3 है। मीन टर्म का 5 है तो इसका 2 है। मीन टर्म का 6 है तो इसका 1 है। और मीन टर्म का 7 है तो इसका 0 है मैक्स टर्म का। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 उल्टा है बिल्कुल, इसका 0 इसका 7, इसका 0 इसका 7। ठीक है ना, मैक्स टर्म और मीन टर्म भाई। SOP क्या होगा, इसके अंदर एक वो आती है आपके लिए SOP और POS, 2 चीजें आती हैं। अब इस जानकारी को ट्रूथ टेबल से बुलियन फंक्शन के बीजीय प्रतिनिधित्व यानी कि अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन के लिए उपयोग कर सकते हैं। जो ये जानकारी बनी है उसको अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में हम ले सकते हैं। जानकारी क्या बनी है, आपको क्या करेगा, ABC 3 वेरिएबल दे दिए, ABC 3 वेरिएबल, साथ के साथ एक फंक्शन देगा जहां पर कहीं ना कहीं आपको वैल्यू जो है वो 1 करके देगा। और जहां जहां भी 1 होगी वैल्यू, जहां जहां भी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, वहां वहां आपने क्या करना होगा मेरे भाई, वहां वहां की टर्म, वहां वहां की कंडीशन जो है आपने उठानी होगी। ठीक है ना, देखो 1 कहाँ कहाँ है, यहाँ है। मीन टर्म अगर इसका बनाएंगे, इसका मीन टर्म बनाएंगे तो क्या बनेगा, A बार B बार C। इसका मीन टर्म क्या बनेगा, A बार B C। इसका मीन टर्म क्या बनेगा, A B C B बार C बार। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये कह रहा है कि ये इकट्ठा कर लो, और जब ये इकट्ठा कर लेते हैं इनका क्या कर देते हैं हम, सम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं मेरे भाई। तो ये क्या हो जाता है आपका, सम हो जाता है किस चीज का, प्रोडक्ट का सम हो जाता है। सम हो रहा है किस चीज का, प्रोडक्ट का। ये तो प्रोडक्ट टर्म है एंड ऑपरेशन के साथ, तो सम हो रहा है किस चीज का, सम हो रहा है, प्रोडक्ट टर्म का सम हो रहा है। तो ये हो जाएगा आपका SOP।
वेरिएबल के प्रत्येक संयोजन के लिए एक मिन टर्म का चयन करते हैं, मिन टर्म का हो गया, जो फंक्शन में 1 का उत्पादन करता है, यानी कि ये फंक्शन आपको दिया गया जहां जहां 1 होगा, और फिर इन टर्म्स को और किया जाता है, यानी कि जोड़ा जाता है भाई, ठीक है ना। एसओपी हो जाएगा जैसे इसके अंदर दिखा रखा है, ये सेम ही है जो मैंने अभी करके दिखाया है। मैक्स टर्म में 0 और मीन टर्म में 1 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। मैक्स टर्म में 0 से और मीन टर्म में 1 लिया जाता है भाई, ठीक है ना। ये एसओपी है, एक एसओपी बना रखा है। आपको पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सी फॉर्म एसओपी की फॉर्म है, आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सी फॉर्म पीओएस की फॉर्मेट है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। इसका पीओएस क्या होगा, पीओएस पाने के लिए क्या करते हैं, पहले प्रोडक्ट में, यानी कि आपसे पूछेगा इसका पीओएस बताओ, एसओपी दे देगा, इसका पीओएस पूछ लेगा आपसे। तो इसका पीओएस प्रोडक्ट ऑफ सम पाने के लिए पहले प्रोडक्ट में शेष पार्ट प्राप्त कर लेते हैं, प्रोडक्ट से शेष भाग प्राप्त कर लेते हैं भाई। शेष भाग का क्या मतलब है, यहाँ लिख लेना आप, ये क्या है 1 है, ये क्या है 3 है, ये क्या है आपका 6 है, ये क्या है आपका 7 है, 1 3 6 7 पर 1 है, ठीक है ना। इसका शेष भाग कौन सा है, शेष भाग है इसका 0 नहीं आया इसके अंदर, 2 नहीं आया इसके अंदर, 4 नहीं आया इसके अंदर, 5 नहीं आया इसके अंदर, इसका ये शेष भाग है, ठीक है ना। ये क्या है आपका, इसका शेष भाग है। तो शेष भाग प्राप्त कर लें और फिर एंड फिर उनका कॉम्प्लीमेंट खोजें, यानी कि उनका क्या करना है, फिर हमने कॉम्प्लीमेंट करना है, उल्टा कर देना है उनको। परिणाम पीओएस में होगा, उसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, पीओएस होगा मेरे भाई। तो 0 देखो, 0 पे क्या आएगा, 0 का ए बार बी बार सी बार, क्योंकि 3 टर्म है ए बी सी, ए बार बी बार सी बार। 2 का क्या आएगा, 2 का आएगा ए बार बी सी बार। 4 का क्या आएगा, ए बी बार सी बार। 5 का क्या आएगा, 5 का आएगा ए बी बार सी, ठीक है ना। इनका कॉम्प्लीमेंट का मतलब है इनका बिल्कुल उल्टा कर दो, ए प्लस बी प्लस सी प्रोडक्ट, कॉम्प्लीमेंट हटा दो, जो कॉम्प्लीमेंट है वो कॉम्प्लीमेंट हटा दो, जो डॉट है वो प्लस कर दो, यानी कि डूल ऑपरेशन वाला काम कर दो। डूल ऑपरेशन में तो खैर वेरिएबल का बार नहीं हटता, लेकिन इसमें बार हट जाएगा, ठीक है ना। ए प्लस बी बार प्लस सी डॉट ए बार प्लस बी प्लस सी डॉट ए बार प्लस बी प्लस सी बार, ये हो जाएगा भाई। ये क्या हो जाएगा, इसका ड्यूल ऑपरेशन हो जाएगा, या सॉरी पीयूएस फॉर्मेट हो जाएगी। ये इसकी क्या फॉर्मेट हो जाएगी, पीयूएस फॉर्मेट हो जाएगी। अब इसका पूरक बनाएं, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट खोजें, ठीक है ना। इसका कॉम्प्लीमेंट ये वाला आ जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट ये वाला आ जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट अगला और लास्ट वाले का ये कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। पीयूएस आपसे पूछेगा एसओपी दे करके। एक उदाहरण दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, उदाहरण के अनुसार ये दे दिया आपने, ये क्या है प्रोडक्ट, ये सम है, किस चीज़ का सम है, प्रोडक्ट का, यानी कि क्या है सम ऑफ प्रोडक्ट एसओपी है। आपको क्या पूछेगा, इसका पीओएस बताओ कि इसका पीओएस जो है वो क्या होगा, पीओएस। तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि इनमें से ये क्या है, ये 7 है, ये क्या है, ये यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट नहीं है ना, तो ये आपका 4 है, ये क्या है, ये आपका 5 है, ये क्या है 6 है, ये क्या है 1 है। तो 1 6 4 5 7 है, क्या क्या नहीं है, 0 नहीं है, और क्या नहीं है 2 नहीं है, और क्या नहीं है 3 नहीं है, 0 2 3 इसके अंदर शामिल नहीं है। तो 0 2 3 की मिन टर्म निकाल लो पहले। तो 0 की क्या होगी, ए बार बी बार सी बार। 2 की क्या होगी, ए बार बी सी बार। 3 की क्या होगी, ए बार बी सी, ठीक है ना, यही है ना। तो ये निकला हमारा मिन टर्म, ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी सी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी बार प्लस सी डॉट ए प्लस बी बार प्लस सी बार। ये क्या आ जाएगा आपका, इसका कॉम्प्लीमेंटेशन यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्मेट आ जाएगी, जो कि आपका इसके इक्विवेलेंट है। ये प्रोडक्ट ऑफ सम आ गया मेरे भाई आपका। क्लियर बात सभी को। पीओएस एसओपी आपको निकालना जरूर पूछेगा भाई, क्वेश्चन पूछ लेता है। हमने जो काम किया वह कैनोनिकल बुलियन फंक्शन है, कैनोनिकल फॉर्मेट है। ये कौन सी फॉर्मेट है, कैनोनिकल फॉर्म है आपकी। इसे दर्शाने का एक और रूप हो सकता है, यानी कि मोर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं हम, इसे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। यानी कि ये तो कैनोनिकल फॉर्मेट है आपका, ये क्या है कैनोनिकल फॉर्म है। अगर हम इसे और भी कम कर सकते हैं तो वो रिड्यूस फॉर्म हो जाएगी। ये कौन सी फॉर्म है, कैनोनिकल फॉर्म है। यानी कि इसमें से हम कुछ ना कुछ कॉमन वगैरह ले करके उसको छोटा कर सकें तो वो रिड्यूस फॉर्म हो जाएगी। तो हम इसे कर सकते हैं, उसको सिंप्लीफिकेशन या रिड्यूस फॉर्म कहा जाता है भाई, ठीक है ना। तो रिड्यूस्ड फॉर्म हो सकती हैं आपकी,
रिड्यूस करने के कई तरीके हो सकते हैं। रिप्रेजेंट का एक रिड्यूस फॉर्म जो है, रिप्रेजेंट का, वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने का एक और रूप है जो कि एसओपी पीओएस दोनों के लिए है। इसे कम यानी कि रिड्यूस के रूप में जाना जाता है। बुलियन फंक्शन को कई तरीकों से कम किया जा सकता है, लेकिन हम केवल दो तरीके अपनाएंगे। एक तो एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन और दूसरा है के मैप। दूसरा क्या है आपका? के मैप है। एल्जेब्रिक के तरीके से भी आप इसे रिड्यूस कर सकते हो और के मैप के तरीके से भी आप इसे रिड्यूस कर सकते हो। बस फ़र्क इतना है कि एल्जेब्रिक के हिसाब से अगर आप दो या तीन वेरिएबल से रिड्यूस आसानी से कर सकते हो, और के मैप के अंदर आप 3 से ज़्यादा वेरिएबल के साथ आसानी से रिड्यूस कर सकते हो के मैप की सहायता से। ठीक है ना? एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन देख लो पहले। ऐसे इसके लिए कोई निश्चित नियम नहीं है, लेकिन जिनका उपयोग दिए गए एक्सप्रेशन को कम करने के लिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात हो रही है। जैसे ये दे रखा है, जैसे ये दे रखा कि कोई एक फंक्शन है आपके पास, उसके अंदर a, b दो चीज़ें हैं, और वो a प्लस b बार प्लस ए बी बार है। ए बी बार के है, तो इसको रिड्यूस फॉर्म में सिंप्लीफिकेशन करके लिखना है। तो हमें पता है कि ये बुलियन अलजेब्रा का कौन सा फॉर्मेट है? ये आपका डी मॉर्गन थ्योरम है। कौन सी थ्योरम है? a प्लस बी होल बार इज इक्वल टू a बार डॉट b बार प्लस ए बी बार। ठीक है ना? यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा? b बार कॉमन आ गया अपना, a बार प्लस a बच गया अंदर, a बार प्लस a हमेशा 1 के बराबर होता है, b बार राइट आंसर आ गया आपका b बार। ठीक है ना? यहाँ से राइट आंसर आपका क्या आ जाता है? b बार आ जाता है। यानी कि इसका सिंप्लीफिकेशन फॉर्मेट क्या है? b बार लिख सकते हो। अब इसको अकेला इसको क्या लिख सकते हो? b बार आप लिख सकते हो। ये रिड्यूस्ड फॉर्म आ गई इसकी। ठीक है ना? के मैप की सहायता से भी आप इनको रिड्यूस कर सकते हो आसानी से। के मैप की सहायता से आसानी से क्या कर सकते हो? आप इनको रिड्यूस कर सकते हो। के मैप क्या है? के मैप यानी कि के मानचित्र एक ऐसा मैप है जो वर्गों से बना हुआ था। इसके अंदर वर्ग होते हैं, इस तरीके से वर्ग होते हैं। 2 चर वाले नक्शे में 4 वर्ग होंगे। 2 वेरिएबल हैं तो 4 बॉक्स होंगे, 3 वेरिएबल हैं तो 8 बॉक्स होंगे, ऐसे ही 4 वेरिएबल हैं तो 16 बॉक्स होंगे। ठीक है ना? रिड्यूस के लिए के मैप का उपयोग 4 स्टेप का प्रोसेस है। के मैप में 4 स्टेप से प्रोसेस कर सकते हैं। पहले के मैप का नक्शा बना लो, फिर उसे भर लो मानचित्र में 1-1 करके, फिर ग्रुप बनाओ। ग्रुप आपने बनाने हैं अगर के मैप के अंदर, तो 1 का ग्रुप, 2 के ग्रुप, 4 के ग्रुप, 8 के ग्रुप, 16 के ग्रुप, और पहले कोशिश करने सबसे बड़ा ग्रुप हो। पहले सबसे बड़ा ग्रुप बनाना होता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर एक्सप्रेशन कम करके पढ़ना है। जैसे अभी यहीं से ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। 2 वेरिएबल हैं तो 4 बॉक्स बना लो। 2 वेरिएबल है तो कितने बॉक्स बना लिए? 4 बॉक्स बना लो मेरे भाई। ठीक है? तो ये के मैप है आपका। यहाँ लिख लेंगे हम, 2 वेरिएबल है, एक इधर एक इधर, यहाँ 0 यहाँ 1, यहाँ 0 यहाँ 1। तो पहले में क्या आया? a बार डॉट b बार। a बार b बार कहाँ है? यहीं है। ठीक है ना? a बार b बार की जगह क्या लिख लेंगे? 1 लिख लेंगे। और a b बार, a कहाँ है? यहाँ है, b बार कहाँ है? यहाँ। और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है? ये 0 कॉमन है दोनों में, इसमें भी है और इसमें भी है। तो यहाँ से क्या आंसर आ गया? b बार। तो के मैप की सहायता से भी हम चीज़ों को रिड्यूस कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है ना? तो आगे करेंगे। दिखा रखा है कि वेरिएबल अगर दो वेरिएबल का है के मैप, 2 वेरिएबल का है, तो ये इस तरीके से होगा एसओपी फॉर्मेट में। पीओएस वाला भूल जाओ आप, एसओपी फॉर्मेट के अनुसार ही आएगा। अगर कोई आए भी का पीओएस के अनुसार, आपका एग्जाम्पल के माध्यम से हम जरूर कर लेंगे। ठीक है ना? तो 0-1 यहाँ से हो जाएगा। और के मैप में ग्रे कोड का प्रयोग होगा। ग्रे कोड का किस चीज़ का प्रयोग होगा? ग्रे कोड का प्रयोग होगा भाई। कौन से कोड का प्रयोग होगा? ग्रे कोड का प्रयोग होगा के मैप के अंदर। ठीक है ना? जैसे संख्या यानी कि अगर वेरिएबल 4 होंगे तो यहाँ पर इस तरीके से लिखा जाएगा 00, 01, 11, 10। ठीक है ना? इसी तरीके से यहाँ लिखा जाएगा 00, 01, 11, 10। ऐसे भाई इस तरीके से लिखा जाए। ठीक है ना? ये जो कोड है ये आपको याद रखना होगा। जहाँ 0 है वहाँ बार लगा देना। और अगर हम 4 वेरिएबल लेते हैं ए बी सी डी, यहाँ ए बी लिया, यहाँ सी डी लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे पीछे ले सकते हो, लेकिन आपको दिमाग में फिट करनी होगी ये बात कि कहाँ पर आपने ए बी लिया है, कहाँ पर आपने सी डी लिया है। ठीक है ना? कभी आप ही लिखो और आप ही भूल जाओ। ठीक।
ऐसे ही वेरिएबल के मैप, 3 वेरिएबल का के मैप है, ए यहाँ ले लिया, बी सी यहाँ ले लिया, कहीं मर्जी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बी सी इधर ले लो, ए उधर ले लो। ए में 2 वेरिएबल हो जाएंगे, फिर 0 और 1 हो जाएगा यहाँ पर, और बी सी में इधर 0 0 0 1 1 1 1 0 हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ, 4 वेरिएबल का के मैप भी ऐसे होगा, 4 वेरिएबल में ए बी सी डी इधर ले लो, या सी डी इधर ले लो, ए बी उधर ले लो, तो 0 0 0 0 ये पोजीशन बनेंगी इनकी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये संख्या बन जाएगी, क्योंकि ये ग्रे कोड के हिसाब से है, तो इस तरीके से बन जाएगा आपका, ठीक है ना। उदाहरण के तौर पर एक आउटपुट दे दिया, उदाहरण के तौर पर ए बार बी बार सी डी, ए बार बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी बार सी डी, ए बी सी बार डी बार, ए बी सी बार डी, ए बी बार ए बी सी डी बार, ये उदाहरण दे दिया। के मैप के अनुसार पहले तो ए बार बी बार सी डी पर टिक कर लो, ए बार बी बार ये रहा, सी डी ये रहा, 1 टिक कर लिया। ए बार बी सी डी पे टिक कर लो, अकेला ए बार है, अकेला ए बार, बी यहाँ पर है, सी डी यहाँ पर है, ठीक है ना। ए बी सी डी पर टिक लो, ए बी सी डी यहाँ टिक हो गया। ए बी बार सी डी, ए बी बार सी और डी यहाँ टिक हो गया, 4 हो गए। उसके बाद ए बी सी बार डी बार, ए बी सी बार डी बार, उसके बाद है ए बी सी बार डी, ए बी सी बार डी, उसके बाद है ए बी सी डी बार, ए बी सी डी बार, ये हो गया। तो इसके 2 ग्रुप बन जाएंगे, 4 का ग्रुप सबसे पहले बड़े का ग्रुप बनाना, 4 का ग्रुप बना दिया, और इधर से 4 का ग्रुप बना दिया, ठीक है ना, 2 ग्रुप बन जाएंगे इससे, ठीक है ना। आपने ये 1 वाले सारे कवर करने हैं, ठीक है ना, सीधी सी बात है, 1 वाले सारे कवर करने हैं, आपने छोड़ना नहीं है, तो कवर करके सिंप्लीफिकेशन कर देनी है। जैसे इनमें कॉमन क्या आया, इन सभी में कॉमन ये 2 चीज़ें तो हैं, ए बी, बाकी यहाँ तो सारी चीज़ें बदल रही है, ये 0 से 0 थी लेकिन यहाँ 1 हो गई, यहाँ 1 रही, ये 0 से 1 हुआ था, यहाँ पर ये 1 हुआ था, यहाँ पर ये 0 हो गई, तो यहाँ से कॉमन क्या आया, ए बी कॉमन आ गया। क्या कॉमन आया, ए बी कॉमन आ गया। इनमें से कॉमन क्या आया, ये इनमें से ये 0 0 लें तो ये 0 से 1 हो चुका, और ये 1 से 1 हो चुका, ये यहाँ से 0 हो चुका, ये 1 से 1 था लेकिन 0 हो चुका, तो ये कॉमन आ गया सी डी, ए बी प्लस सी डी इसका राइट आंसर आ गया। तो के मैप की सहायता से भी आसानी से रिड्यूस किया जा सकता है मेरे भाई, ठीक है ना। बुलियन फंक्शन को सीधा भी रिड्यूस किया जा सकता है, लेकिन अगर इसमें सीधी बात वो है कि मेन बात 3 वेरिएबल हैं तो आसान रहता है करना, 4 वेरिएबल हो जाए तो मुश्किल हो जाता है। के मैप की सहायता से हम इसको रिड्यूस अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये जितने ज़्यादा करोगे प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा आपकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस होगी। साथ के साथ मैं ये आपको डाल भी दूंगा, इस चैप्टर के पीछे क्वेश्चन भी दे रखे हैं, वो आपने आज क्वेश्चन भी आपने करने हैं भाई। लॉजिक गेट्स आ जाते हैं, आगे आगे क्या आ जाते हैं, लॉजिक गेट आ जाते हैं। लॉजिक सर्किट जो लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लॉजिक सर्किट है कोई जो लॉजिक के ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जैसे कि एंड ऑपरेशन है, और ऑपरेशन है, नॉट ऑपरेशन है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, गेट कहते हैं। एक गेट हार्डवेयर का एक ब्लॉक होता है, एक हार्डवेयर का एक ब्लॉक होता है जो इनपुट के रूप में लागू बाइनरी सिग्नल के जवाब में एक लॉजिक यानी कि या तो 0 या 1 उत्पन्न करता है। आउटपुट क्या होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा भाई। गेट्स इस प्रकार हैं, गेट्स जो हैं आपके वो इस तरीके से हैं भाई। देखिए मेरे भाई, जस्ट अ सेकेंड, देखो भाई, अब गेट पर आ जाते हैं। लॉजिक गेट है, पहले इन्वर्टर गेट है। कौन सा गेट है, इन्वर्टर, यानी कि नॉट गेट है। कौन सा गेट है, नॉट गेट। इस गेट में जो वैल्यू स्टोर की जाती है उसके ऑपोजिट वैल्यू को ही स्टोर कर सकता है, आउटपुट कर सकता है, को ही उत्पन्न कर सकता है, उत्पन्न करता है। यह गेट बफर गेट का ऑपोजिट होता है। बफर गेट का ऑपोजिट नहीं कहेंगे भाई इसको, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल इसकी ये है कि ए अगर आउटपुट है, ए आउटपुट में क्या है, 0 तो 1 आएगा। ए आउटपुट इनपुट में क्या है, 1 तो 0 आउटपुट आएगा। तो ए क्या है आपका, इनपुट है, और आउटपुट क्या प्रोड्यूस हुआ, 1 प्रोड्यूस हुआ। ए बार क्या प्रोड्यूस हुआ, ए बार। इसके आगे बबल लगता है, इसकी शेप ये बनती है, इसके आगे क्या लगेगा, बबल बनेगा। इसका इनपुट जो भी होगा उसका उल्टा आउटपुट आएगा। अगर बार आउटपुट होगा, अगर ए बार इनपुट होगा तो ए आउटपुट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। 0 होगा तो 1, 1 होगा तो 0। और गेट भाई,
इस गेट में क्या है, यदि एक भी वैल्यू ट्रू होती है, क्या होती है, यदि एक भी वैल्यू ट्रू होगी, इनमें से कोई भी एक वैल्यू ट्रू होगी, ये वाली ट्रू, ये वाली ट्रू और ये दोनों ट्रू, तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, और नहीं तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना, आउटपुट भी ट्रू हो जाती है। यदि दोनों वैल्यू फॉल्स होती है तो ही रिजल्ट फॉल्स आता है, तो ही रिजल्ट फॉल्स आएगा, दोनों वैल्यू 0 होने पर। इसका ये सिंबल होता है, यानी कि यहाँ से 0 0 डालोगे तो 0 निकलेगा, अगर यहाँ से एक भी 1 हुआ तो आउटपुट 1 आएगा। अब चाहे 1 1 कर लो, चाहे 0 1 कर लो, चाहे 1 0 कर लो, आउटपुट 1 ही आएगा। 0 0 करोगे तो ही 0 आउटपुट आएगा। एंड गेट, एंड गेट में जब दोनों वैल्यू ट्रू होती हैं तो ही रिजल्ट ट्रू आएगा, बस दोनों वैल्यू ट्रू होनी चाहिए तो ही रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज 0 रिजल्ट आएगा। यानी कि ये कह रहा है कि अगर 1 1 है तो 1 रिजल्ट आएगा, अगर इसके सिवा कुछ भी है, इसके सिवा कुछ भी है तो 0 रिजल्ट आएगा। क्या रिजल्ट आएगा, 0 रिजल्ट आएगा। यूनिवर्सल गेट कौन से होते हैं? एक यूनिवर्सल गेट एक गेट है जो किसी भी अन्य प्रकार के गेट का उपयोग करने की आवश्यकता के बिना किसी भी बुलियन फंक्शन को लागू कर सकता है। यूनिवर्सल गेट का मतलब है जो सारे गेटों के फंक्शन ही अप्लाई कर सके, इसलिए उसको यूनिवर्सल गेट कहा गया है। नैंड गेट है, नोर गेट है, ये दोनों के दोनों गेट कौन से गेट हैं, यूनिवर्सल गेट हैं, सार्वभौमिक गेट कहा जाता है इनका। व्यवहार में ये फायदेमंद है क्योंकि नैंड और नोट गेट किफायती और आसान है। सभी आईसी डिजिटल लॉजिक, जितनी भी आईसी हैं इंटीग्रेटेड सर्किट डिजिटल लॉजिक फैमिली में उपयोग किए जाते हैं। मेन गेट है भाई, ये मेन गेट्स हैं नैंड और नोर आपके। नोर गेट में क्या होता है, नोर गेट में और गेट तथा नोट गेट जुड़े होते हैं, और का नोट होता है। इनका और क्या था, इनका और बना देता हूँ, 0 1 1 1 था इनका, और इन दोनों वैल्यू का और क्या था, 0 1 1 1 था। इसका नोर क्या हुआ, यानी कि इसका उल्टा क्या हुआ, 1 0 0 0 हो गया। बस इसके आगे क्या लग जाएगा, बबल, और के आगे क्या लग जाएगा, बबल लग जाएगा। इसमें कंडीशन बनाए तो क्या कंडीशन होगी, इसमें कंडीशन ये बनेगी कि दोनों 0 0 हैं, दोनों इनपुट अगर 0 0 हैं तो ही आउटपुट 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। तो ही आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। ऐसी चीज़ें आपको लिख करके दी जाती हैं कि दोनों वैल्यू 0 हो तो आउटपुट 1 होगा, तो कौन सा गेट है निम्नलिखित में से, ठीक है ना। नैंड गेट, एंड का उल्टा, एंड गेट और नॉट गेट लगते हैं। एंड गेट है ये वाला, इनका एंड करियो, इनका एंड करोगे तो क्या मिलेगा, 0 1, सॉरी एंड करोगे तो क्या मिलेगा, 0 0 0 1, उल्टा करोगे तो क्या मिलेगा, 1 1 1 0। एंड गेट के आगे बबल लगा दो, नैंड गेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नैंड गेट बन जाएगा। इनमें स्टेटमेंट बनाए तो क्या बनेगा, दोनों इनपुट 1 होने पर ही आउटपुट 0 आएगा, अदरवाइज 1 आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गेट है, नैंड गेट है। कौन सा गेट है मेरे भाई, नैंड गेट है। इनको कहते हैं अर्थमेटिक परफॉर्मर गेट, एक्सोर गेट और एक्सनोर गेट। एक्सोर गेट में क्या होता है, जोड़ होता है। एक्सोर गेट में क्या होता है, जोड़ होता है। अर्थमेटिक परफॉर्मर इसीलिए कहते हैं इसको। इस गेट में जब दोनों इनपुट ट्रू होगी या दोनों आउटपुट इनपुट फॉल्स होगी तब ही आउटपुट फॉल्स होती है, अन्यथा ट्रू रहेगी। या तो दोनों इनपुट 0 0 या दोनों इनपुट 1 1, तब तो होगा फॉल्स, नहीं तो क्या होगा, ट्रू होगा, नहीं तो क्या होगा, ट्रू होगा। और एक्सोर गेट का निशान ये इस तरीके से होता है भाई, ये एक्सोर गेट होता है। यानी कि दोनों इनपुट सेम होने पर आउटपुट 0 आएगा, या तो दोनों इनपुट 0 होंगे या तो दोनों इनपुट 1 होंगे, तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। एक्सनोर गेट उल्टा, एक्सोर का बिल्कुल उल्टा है। एक्सोर में क्या था, दोनों इनपुट सेम होने पर 0 रिजल्ट था। इसमें क्या है, इसमें दोनों इनपुट सेम होने पर रिजल्ट 1 है, दोनों इनपुट सेम होने पर रिजल्ट 1 है। और इसमें क्या है सिंबल, इसमें आगे लगा है, एक्सोर गेट के आगे बबल लगा है। और क्या होता है मेरे भाई इसके अंदर देखो, ये तो होता है एक्सोर गेट का निशान, प्लस का निशान लगा करके ऊपर को, और ये होता है एक्सनोर गेट का निशान। ये तो होता है एक्सोर और ये होता है एक्सनोर, एक्सोर और एक्सनोर भाई, ठीक है ना, बात समझ आई, क्लियर। चलिए भाई, इसके बाद क्वेश्चंस हैं, पहले आप क्वेश्चंस करिए, ठीक है ना, फिर मैं अगली क्लास में इनके क्वेश्चंस आपको सोल्व करवाऊंगा। और साथ के साथ अगले क्वेश्चन सोल्व करवाते ही मैं आपको 50 क्वेश्चन जो है बूलियन अलजेब्रा के दूंगा टेस्ट के तौर पे ग्रुप में। जिसने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जो आपका यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का व्हाट्सएप ग्रुप है। मैसेज कर देना 74040 762 8 पर। थैंक यू सो मच, जय हिंद सभी को।